बिंदुसार की 16 बीवियों और 101 बच्चों में से एक अशोका द ग्रेट था। अशोका पैदाइशी तौर पर एक अनगढ़ और बदहैत बच्चा था। कद छोटा, जिस्म मोटा और बेडोल था। लड़कपन में वो कहने को तो शहजादा था, लेकिन इतना बदनुमा कि उसका शहनशाह बाप भी उसे नजर भर देखने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वालिद शहनशाह ने अपने इस बेटे को मुमकिना जानशीनों की फहरिस्त से भी निकाल रखा था। मतलब पूरे खानदान से कोई भी बादशाह बन सकता था इसे छोड़कर। अब चूंकि शहनशाह इसे नापसंद करता था, तो ताकत के बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे अपनी गुड बुक्स से निकाल दिया था। लेकिन दो किरदार ऐसे थे जिन्हें इस धुतकारे हुए शहजादे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका में दिलचस्पी थी। एक था चाणक्य या चाणक्य का पोता राधा गुप्त, जो कि अशोका में अजीम हुक्मरान की खूबियां देख रहा था, और एक थी हसीना महारानी देवी। उसे न जाने क्यों अशोका पसंद आ गया था, बस पसंद आ गया था। हालांकि वो गोल्ड डिगर भी उस हिसाब से उस दौर के एतबार से नहीं थी कि अशोका के हुक्मरान बनने के चांसेस जीरो थे। लेकिन इन दोनों किरदारों की मोहब्बत ने अशोका को शहनशाही डस्टबिन से निकालकर तारीख का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश किरदार बना दिया, जिसके बारे में आज एक दुनिया पूछती है कि वो कौन था। क्यूरियस फेलोज में फैसल उराइज। बदहैत, मुस्तरद, ठुकराया हुआ शहजादा अशोका 302 BCE में पाटलिपुत्रा यानी मौजूदा पटना में पैदा हुआ। इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मौर्यन एम्पायर कायम की थी। यह एम्पायर मशरकी अफगानिस्तान से लेकर आसाम तक फैली हुई थी। इसमें उस वक्त नेपाल भी शामिल था। बस ये जुनूब मशरिक में उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला समेत कुछ इलाकों को छोड़कर सारा हिंदुस्तान इसी के कंट्रोल में था। दोस्तों, जब अशोका 9 वर्ष का था तो इसके दादा की मौत के बायस इसका वालिद बिंदुसार शहनशाह बना दिया गया। पुराने रिवाज में नए शहनशाह ने अपने बाद के मुमकिना शहनशाहों को यानी जानशीनों को नामजद करना होता था, जिसके लिए वो अपने बड़े बेटे समेत कुछ नाम दे देता था और सबको ये नाम पता होते थे। बिंदुसार ने भी यही किया, लेकिन उसने इस लाइन ऑफ सक्सेशंस में अपने वलीअहदों की मुमकिना फहरिस्त में अशोका को शामिल ही नहीं किया, क्योंकि वो इसे इंतहाई नापसंद करता था और वो इस पर शायद एतमाद भी बिल्कुल नहीं करता था। उसने अपने सबसे बड़े बेटे सोशिम, जिसे सोसन भी कहते हैं, उसे नामजद किया अपना वलीअहद, और इसकी अचानक मौत की सूरत में कुछ दूसरे शहजादों को भी तख्त का वारिस करार दिया। जैसा कि हम बता चुके दोस्तों कि मौर्यन एम्पायर कायम करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के उस्ताद चाणक्य के पोते राधा गुप्त को अशोका में एक हुक्मरान नजर आता था। वो अशोका में एक अच्छे शहनशाह की वही खूबियां देख रहा था जो उसके दादा चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में देखी थी। यानी उसकी कुव्वत फैसला भी उसके ख्याल में शानदार थी, और शख्सियत में करिश्मातीपन भी था जो आम लोगों को मुतासिर करता था। राधा गुप्त ने यही सब देखते हुए चंद्रगुप्त के पोते अशोका से कुर्बत इख्तियार की और इसे तख्त हथियाने और हुकूमत चलाने के गुर सिखाने लगा। अब ऐसा था क्यूरियस फेलोज के शहनशाह बिंदुसार ने अशोका को अवंती सूबे का गवर्नर बनाकर मरकज से कुछ दूर भेज रखा था, ताकि तख्ते शाही से उसका कोई सरोकार ना हो। अवंती सूबा मौजूदा इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश में वाक़या था और इसका कैपिटल उज्जैन शहर था। अशोका उज्जैन में बैठकर दरअसल राधा गुप्त के ज़ेरे असर तख्त पर कब्जे के लिए तैयारियां कर रहा था। चंद साल बाद 2 अहम वाक़यात ऊपर तले ऐसे हुए जिन्होंने अशोका के लिए इम्कानात पैदा कर दिए। पहला वाकया यूं कि उसने यानी शहनशाह बिंदुसार ने अपने बेटे सोशम को तक्षला यानी मौजूदा टेक्सला में एक बगावत कुचलने के लिए फौज देकर भेज दिया। दूसरा वाकया ये हुआ कि बेटे को भेजने के कुछ अरसे बाद 273 BCE में शहनशाह बिंदुसार शदीद बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ते ही उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा कि अगर वो चल बसा तो तख्त का वारिस इतनी दूर से बरवक्त पता नहीं पहुंच पाए या ना, और अगर ना पहुंच पाए तो जाने क्या हो जाए। यानी अशोका तख्त पर कब्जे के लिए वलीअहद सोशम से बहुत पहले दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा पहुंच सकता था। अब दिलचस्प बात यह है कि यह मौका एडवेंचर का ही था, क्योंकि बिस्तर से लगा शहनशाह उठ ही नहीं पा रहा था। हकीमों को यकीन हो चुका था कि अब वो उठेगा भी नहीं। वजीरों ने कबूतर उड़ा दिए, घोड़े दौड़ा दिए कि बड़े बेटे को तक्षला में खबर दी जाए कि जल्दी पलटो वरना तख्तो ताज गया। लेकिन साथ ही उनसे एक गलती भी हो गई कि उन्होंने एक पैगाम शहनशाह के हुक्म पर अशोका को भी भेज दिया। पैगाम ये था कि वो वलीअहद की जगह तक्षला पहुंचे और वहां पर जाकर बगावत कुचले, क्योंकि सोशम पाटलिपुत्रा बुला लिया गया है।
अशोका बहुत समझदार था। वो हुक्मनामा देखते ही ताक गया कि शहनशाह बिंदुसार मेरा बाप हुक्मरान आखिरी सांसें ले रहा है और सोशम को तख्त पर बिठाकर ही मरना चाहता है। अशोका ने एक चाल चली। उसने गालिबन राधा गुप्त के मशवरे से बीमारी का बहाना किया और तक्षशिला जाने से इनकार कर दिया। उसके साथ उसने अपने बाप को पैगाम भेजा कि मैं करीब हूं, मुझे आर्जी तौर पर हुक्मरानी सौंप दो, सोशम के आने पर वापस कर दूंगा। अब बिंदुसार को बच्चा थोड़ी था, वो समझ गया, लेकिन साथ ही उसे दुख भी बहुत पहुंचा। उसने सोचा कि छोटा बेटा उसके चहीते बड़े बेटे के खिलाफ बगावत के लिए तैयार हो चुका है, एक ऐसी बगावत जिसको रोका नहीं जा सकता। गालिबन शहनशाह बिंदुसार नापसंदीदगी के बावजूद अशोका की सलाहियतों से वाकिफ हो चुका था। उसे अपने चहीते बेटे की सोशम की जानशीनी साफ खतरे में लगने लगी थी और अपनी प्यारी सल्तनत में बगावत की आग भी वो देख रहा था। कहते हैं इसी सदमे ने उसकी कुव्वते मुदाफ़त छीन ली और वो कल का मरता आज मर गया। अब दरबार में अशोका की इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके मुखबरों ने शहनशाह बिंदुसार की मौत की खबर वलीअहद सोशम से पहले उसे पहुंचा दी। अशोका तूफान की तरह पाटलिपुत्रा पहुंचा। उसकी बीमारी ज़ाहिर हवा हो चुकी थी और शहर पर उसने कब्जा जमा लिया। शहर के 64 दरवाजे थे, सारे के सारे उसने बंद करवा दिए और इन दरवाज़ों के बाहर किराए के यूनानी फौजी तैनात कर दिए। इस दौरान सोशम को भी अपने बाप की मौत और अशोका के शहर पर कब्जे का पता चल गया। वो चंद वफादारों के साथ तेजी से पाटलिपुत्रा पहुंचा और अपने दुश्मन को ना समझने की गलती करते हुए मारा गया। उसका ख्याल था कि उसका भाई उससे मुज़ाकरात करेगा, उसे वेलकम कहेगा। अब यूं है, वेलकम तो उसने वाकई किया, लेकिन तीरों और तलवारों के साथ। सिर्फ उसकी लाश महल के अंदर जाने दी गई और ऐसा हमने तारीख में कभी नहीं सुना कि किसी लाश ने हुक्मरानी के कामयाब मुज़ाकरात किए हो। तख्त का सबसे बड़ा दावेदार रास्ते से हटा दिया गया था, लेकिन अभी बिंदुसार के कई और बेटे मौजूद थे। अशोका को तख्त पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए इन सबसे लड़ना था। एक रवायत के मुताबिक बिंदुसार की 16 बीवियां थी, जिनसे 101 बेटे थे। इनमें अशोका और तिसिया एक ही माँ की औलाद थे, जबकि बाकी 99 बेटे दूसरी 15 माओं से थे। तसिया ने अक्लमंदी दिखाते हुए जानशीनी की लड़ाई में मुकाबला नहीं किया, बल्कि भाई का बाजू बन गया, जबकि बाकी तमाम 99 जो कि अब 98 रह गए थे, इन भाइयों के खिलाफ इन दोनों ने जंगें की। इन सब से अशोका ने जो जंगें की, ये तकरीबन 4 साल पर फैली हुई हैं। मौर्यन अंपायर खौफनाक खाना जंगी में इस दौरान घिरी रही और इन जंगों का नतीजा अशोका की फतह और इसके तमाम बाकी भाइयों की मौत की सूरत में निकला। 269 BCE में 34 बरस के अशोका ने 34 ईयर्स के अशोका ने मौर्यन अंपायर के वाहिद वारिस होने का टाइटल हासिल कर लिया। अब वो मौर्यन अंपायर का शहनशाह था। दोस्तों, कदीम ज़मानों की बायोग्राफीज़ देखते हुए और इन्हें पढ़ते हुए जिन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, वो इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए भी आपके जहन में रहनी चाहिए। एक ये कि इन तमाम कहानियों की बहुत सी तफसीलात ज़ुबानी रवायात की शक्ल में हम तक पहुँची हैं, जिनमें यकीनन वाक़याती रंग आमेज़ियाँ होंगी। दास्तान तराजी के लिए दास्तान गों ने बहुत कुछ बढ़ा भी दिया होगा, बहुत कुछ घटा भी दिया होगा। हो सकता है कि अशोका के उसके अलावा 100 भाई ना हो, कुछ कम तादाद हो या ज़्यादा हो। ऐन मुमकिन है तमाम भाई कत्ल ना किए गए हों, कुछ फरार हो गए हों, कुछ वफादार हो गए हों। लेकिन हम जो कहानी आपके सामने रख रहे हैं और रखेंगे, वो इस कोशिश के साथ रख रहे हैं कि मौरख़ीन का बड़ा तबका जिन तफसीलात पर मुत्तफ़िक है, जो ज़्यादा लॉजिकल हैं, वही आपके सामने रखें, और जो बातें तारीख़ में बहुत मशहूर हैं उन्हें भी शक के साथ आपको बता दें, ताकि आपके पास एक 360 एंगल से बायोग्राफिकल पिक्चर आ जाए। जैसा कि 98 भाइयों के कत्ल की बात पर इंडियन हिस्टोरियन सनील खलनानी ने एतराज़ किया है और लिखा है कि दरअसल अशोका ने सिर्फ 6 भाइयों को कत्ल करवाया था, इतना रहमदिल था। बहरहाल अशोका ने हुकूमत संभाली और देवनाम पिया दासी, प्रिया दर्शन, मतलब देवताओं का प्यारा और नेक दिल के लक़ब अख्तियार किए। वो पहले 7 बरस तक बगैर किसी दिक्कत के, मुश्किल के हुक्मरानी करता रहा। बुद्ध मज़हब के असर में लिखी गई तारीखी किताबों में अशोका दौरे हुकूमत को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा तब तक है जब तक अशोका ने बुद्ध मत कबूल नहीं किया था। इस दौर को काल अशोक यानी स्याह अशोक या चंडा अशोक मतलब बदमाश अशोक कहते हैं। दूसरा हिस्सा वो है जब अशोका ने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया था। इसे धर्म अशोक का दौर कहा जाता है।
बुद्ध हिस्टोरियंस की अगर हम मानें तो चंडा अशोक वाला अशोका दुनिया का जालिम तरीन हुक्मरान था, उन हुक्मरानों में से था जो लोगों पर बहुत सितम ढाते हैं। मशहूर है कि उसने हरम की बहुत सी औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा जलवा दिया कि उन्हें अशोका खुश शक्ल नहीं लगता था। 5वीं सदी की एक बुद्ध हिस्ट्री अशोक विदान में दावा किया गया है कि अशोका ने एक मसनूई जहन्नुम तक तैयार कर रखा था और इसमें अपने मुखालफिन को, जो लोग इससे नफरत करते थे या जो लोग जराइम करते थे, इनको अज़ियतें देने के नित नए तरीके ईजाद किए जाते थे। इसके बरक्स कुछ हिस्टोरियंस के नज़दीक काल अशोक दौर को भी एक अच्छा दौर कहा जा सकता है। वो लोग सबूत देते हैं कि जब अभी अशोका बुद्धिस्ट नहीं हुआ था तब भी उसके शाही बावर्ची खाने से गरीबों में खाना तकसीम किया जाता था। इसके लिए उसके लिखे हुए वो कतबे पेश किए जाते हैं जो अशोका ने बुद्धिस्ट होने से पहले लिखवाए थे। इन कतबों की अगर माने तो अवाम को ख़ास तौर पर गोश्त की भारी मिकदार वाला खाना अक्सर बांटा जाता था। इसके अलावा मुख्तलिफ त्योहारों पर भी अवाम के लिए शाही दावतें दी जाती थी, जबकि कुश्ती और निशानेबाजी वगैरह के मुकाबले भी करवाए जाते थे, गेम्स करवाई जाती थी। मतलब उस ज़माने के लिहाज से अशोका अवाम से ताल्लुक़ रखने और उन्हें खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया करता था। काल अशोक दौर को अच्छा साबित करने के लिए उसके हामी हिस्टोरियंस ये बातें करते हैं। ये दौर साथियों तब मध्यम होना शुरू हुआ जब अशोका की डार्लिंग महारानी देवी की वजह से उसकी पर्सनैलिटी में स्टेप बाय स्टेप कई तब्दीलियां आना शुरू हुई। अशोका खास तौर पर इस लड़की से वालहाना मोहब्बत करता था क्योंकि महारानी देवी ने इसकी बदसूरती के बावजूद इसे दिल दिया था, लेकिन उसका खानदान और शहनशाह बाप इस लड़की के खानदान से मोहब्बत नहीं करता था, नफरत करता था। और बड़ी वजह यह थी कि महारानी देवी बुद्ध मत फैमिली से थी। अशोका ने शहनशाह बाप की मुखालफत के बावजूद न सिर्फ इस लड़की से मोहब्बत की बल्कि इससे शादी भी की और बाद में हुक्मरान बनने के 6 साल खुद भी बुद्ध मत मजहब इख्तियार कर लिया। अब यूं हुआ साथियों कि इस नए बुद्ध अशोका ने दिल के हाथों मजबूर होकर धर्म तो बदल लिया लेकिन कर्म नहीं बदले। वो जुए, शराब और खेल तमाशों का उसी तरह शौकीन रहा जैसे पहले था। बुद्ध मत जिससे रोकता था अशोका वो करता था। बुद्ध मत में शिकार खेलना बहुत बड़ी बुराई थी। अशोका शिकार का शौकीन था, खास तौर पर हिरन और मोर जैसे मासूम जानवरों का गोश्त इसका मनपसंद खाजा था। वो इन्हें शिकार करना इसलिए पसंद करता था। इसके अलावा अशोका ने किसी भी नए तब्दीली मजहब वाले जज्बाती जहन की तरह इमेच्योर और बहुत से ओछे काम भी किए। उसने बुद्ध मत के मद्दे मुकाबल जैन मजहब के मानने वालों पर बड़ा सितम ढाया, उनका कत्लेआम करवाया कि ये तो एक झूठा मजहब है, क्योंकि हिंदुस्तान में बुद्धिज्म आइडियोलॉजी को चैलेंज करने वाला एक ही मजहब था और वो यही जैन मत था। लेजेंड है कि अशोका दौर में एक जैन मुसव्विर ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें बुद्धा को जैन मजहब के बानी महावीर के सामने झुकते हुए दिखाया गया था। ज़माने जहालियत में बुद्ध मत के नज़दीक ये तौहीन मजहब थी और संगीन जुर्म था। बुद्ध मत के लोगों ने अशोका से शिकायत कर दी और उसने तैश में आकर तस्वीर बनाने वाले मुसव्विर को कत्ल करवा दिया। मगर ये खून भी मजहबी जुनूनियों का और अशोका का गुस्सा ठंडा ना कर सका। अशोका ने जैन मत पैरोकारों की लाशें बिछा देने का हुक्म जारी कर दिया। जैन मत के पैरोकार जान बचाने के लिए छुपते फिरते थे और अहलकार इन्हें ढूंढते और मारते जाते थे। मतलब अशोका बुद्ध मत मानने के बाद भी शुरू में उसी तरह मुतशद्दद रहा, जालिम रहा जैसा कि पहले था। मारूफ जुबानी तारीख के मुताबिक इस खून के प्यासे और मुंतकम मिजाज अशोका को अपसाइड डाउन करने में, बदलने में महारानी देवी के बाद एक बहुत बड़े हादसे, एक बहुत बड़ी जंग का भी किरदार था। अब ये हादसा क्या था? क्यूरियस फेलोज कलिंगा की रियासत मौजूदा भारतीय रियासतों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके पर मुश्तमिल हुआ करती थी। ये रियासत अशोका की सल्तनत यानी मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल से बाहर थी, आज़ाद थी। अशोका ने अपनी तख्त नशीनी के 8वें बरस यानी 261 BCE में 261 BCE में अपनी सल्तनत का इसे हिस्सा बनाने के लिए, तोसी के लिए यहाँ हमला कर दिया। एक अंदाज़ा है कि ये तारीखी जंग दरिया दिया के किनारे धौलीगिरी की पहाड़ी के आसपास लड़ी गई थी और ये जगह उड़ीसा के मौजूदा शहर भुवनेश्वर के करीब वाक़या है। इस जंग में अशोका को फतह तो मिल गई, ये सल्तनत उसके ज़ेरे असर भी आ गई, लेकिन इसमें जो खून खराबा हुआ, जो तबाही फैली, वो बहुत ही खौफनाक थी। पाकिस्तान के इलाके मर्दान के करीब शहबाजगढ़ी में पत्थरों पर अशोका की जो 14 तहरीरें लिखी हैं, इन्हीं में से एक कलिंगा की जंग के बारे में भी है। अशोका ने लिखवाया कि अपनी तख्त नशीनी के 8वें साल मैंने कलिंगा फतह कर लिया।
1.5 लाख दुश्मन कैदी बनाए, 1 लाख कत्ल किए और इससे कई गुना ज़्यादा जंग की वजूहात से मारे गए, यानी भूख बीमारी से मारे गए, अपाहज हुए, इस वजह से कुछ देर बाद चल बसे और बच्चे यतीम होने की वजह से ज़माने की ठोकरें खाते हुए मर गए। जंग के बाद अशोका ने जब मैदान जंग का दौरा किया, घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग को देखने के लिए निकला, तो उसने कलिंगा देहात को जलते हुए देखा, औरतों को बैन करते हुए देखा और यतीम मैले कुचैले बच्चों को गंदे पानियों में खौफ से भागते देखा। अभी वो और भी इलाके फतह करना चाहता था, मौर्यन एम्पायर को फैलाना चाहता था, क्योंकि अब ये काम आसान हो चुका था, उसकी धाक मजीद बैठ चुकी थी। मगर कलिंगा मैदान जंग की सूरत हाल ने उसे मुकम्मल बदल कर रख दिया। उसकी जिंदगी के इस इनकलाब को कलिंगा पलट या कलिंगा कन्वर्जन भी तारीख में कहा जाता है। जब उसने मीलों तक कटी भटी लाशें देखी, अपने सिपाहियों को मरते हुए दुश्मनों के गले काटते हुए देखा, तो उसे खूनरेजी से नफरत हो गई। शायद उसे खुद से भी अब घिन आने लगी थी। अजाले के तौर पर उसने बुद्ध मत में खुद को एक पनाह के तौर पर छुपा लिया। खुद पर भी उसने बुद्ध मत तारी कर लिया। यहाँ से दोस्तों वो फिर नया दौर शुरू होता है जिसे धर्म अशोक कहा जाता है। इस नए अशोका ने, धर्म अशोक के अशोका ने जंगें और शिकार बिल्कुल ही छोड़ दिया और गोश्तखोरी भी कम कर दी। सब्जी दाल पर गुजारा करने लगा, यानी अब वो एक दूसरी इंतहा पर जा रहा था। शहबाजगढ़ी में मर्दान के पास अशोका की एक और तहरीर भी मौजूद है कि पहले शाही बावर्ची खाने में लाखों जानवर सालन के लिए खाने के लिए मार दिए जाते थे, अब सिर्फ 3 जानवर ज़िबा किए जाते हैं। इनमें 2 मोर और कभी कभार 1 हिरन होता है, बाकी सब्जियां होती हैं। थोड़े दिनों में उसने अपने कतबे में लिखा कि थोड़े दिनों में इन तीनों जानवरों को ज़िबा करना भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा। इस खुदी हुई तहरीर से ये तासुर मजबूत होता है कि शायद कुछ अरसे बाद अशोका मुकम्मल तौर पर वेजिटेरियन हो गया था। अशोका ने फिर ये किया कि अवाम में गोश्तखोरी और जानवरों को तकलीफें देने मारने का रुझान कम करने के लिए एक फहरिस्त भी, एक हुक्मनुमा लिस्ट भी जारी की थी। इसमें उन जानवरों के नाम लिखे गए थे जिन्हें मारने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। इनमें गैंडे, बारासिंगे, सांड, तोते, सार्स, बत्तखें, कबूतर, गुलहरियां और कई इकसाम की मछलियां, कछुए और कुछ दूसरे जानवर और परिंदे शामिल थे। गैंडे को उस जमाने में इसकी नाक पर बने हुए उसी मारूफ सींग की वजह से मारा जाता था, जिसकी वजह से उस बेचारे को आज भी मारा जाता है। उस जमाने में इसे तीरों या नेज़ों की बारिश करके या किसी घड़े में घिरा कर भूखा प्यासा मार दिया जाता था। धर्म अशोक की रहमदिली अब इस इंतहा पर पहुंच चुकी थी, एक उसका बदला हुआ जहनी इस इंतहा पर था कि उसने गैंडे से लेकर कीड़ों मकोड़ों तक को मारना जुर्म बना दिया था। हत्ता कि उस भूसे के ढेर या उस पुराने चारे को जलाने से भी मना कर दिया था जिसमें चींटियों के घर हो सकते थे। हाँ, ये याद रहे कि उसके कतबों की तहरीरों से पता चलता है कि उसने अवाम को गोश्त खाने से बिल्कुल ही मना नहीं कर दिया था। उसने एक कतबे में ये लिखवाया कि वो बकरियां, भेड़ें और सूरनियां जिनके दूध अभी खुश्क नहीं हुए और जिनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें ना छेड़ा जाए, उन्हें ना मारा जाए। मतलब जो जानवर खानगी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो चुके हैं उन्हें मारा और खाया जा सकता है। इन पाबंदियों से एक और बात यह भी पता चलती है कि अशोका दौर में इन इलाकों के अंदर, हिंदुस्तानी इलाकों में गोश्तखोरी एक आम बात थी, ये कोई ममनू चीज़ नहीं थी। लेकिन जब शहनशाह अशोका ने गोश्त से परहेज करना शुरू किया तो शहनशाह की देखा देखी हुक्मरान क्लास ने भी यही किया, क्योंकि सब लोग हुक्मरान को फॉलो करते हैं। अब इनकी नकल में आम जनता ने भी इसे आला ज़ात की निशानी समझकर अपना लिया। दोस्तों, इन पब्लिक सैंक्शंस के साथ, अवामी पाबंदियों के साथ अशोका ने खुद को भी अमन का पाबंद कर लिया था। उसने लिखा कि कलिंगा के इल्हाक के बाद देवताओं के प्यारे बादशाह ने पशेमानी जाहिर की है। किसी मुल्क को फतह करने में, वहाँ के बाशिंदे कत्ल करने और कैद करने में कोई फ़ख्र की बात नहीं। ये सब देवताओं के प्यारे बादशाह के लिए हद दर्जे अफसोसनाक बातें हैं। कलिंगा की लड़ाई के बाद फिर उसने कभी कोई जंग नहीं की, बल्कि वो कहने लगा कि अगर कोई मुझे तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं सब्र किया करूंगा। उसने इस ख्याल का प्रचार भी अब करना शुरू कर दिया था। उसने मजहब की तारीफ भी की। उसने ये लिखवाया कि कम से कम बुरे काम किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के काम किए जाएं। रहमदिली, खैरात, सच्चाई और दिल को साफ रखना ही धर्म है, यही मजहब की तारीफ है। अशोका ने अहकामात जारी किए कि उसकी सल्तनत में तमाम मज़ाहब के लोगों को मिलजुल कर रहना सीखना होगा। कोई दूसरे के अकीदे पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। उसने लिखा कि जो शख्स अपने धर्म की तारीफ और दूसरों के मजहब पर तनकीद करता है वो अपने मजहब को दरअसल ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है।
दूसरे के अकीदे की इज्जत करने से दरअसल अपने मजहब की इज्जत बढ़ती है कि हमारा मजहब बावकार है। उसने ये भी लिखा कि मैं हर फिरके और कौम को इज्जत देना चाहता हूँ, लेकिन जो फिरका दूसरे फिरकों से मेल जोल रखता है, यानी उनके साथ अमन से रहना सीखता है, उसे मैं ज़्यादा इज्जत दूंगा। दोस्तों, आज हम धर्म अशोक यानी कलिंगा पलट दौर को कदीम सेकुलर पीरियड्स में शुमार कर सकते हैं, इस मुख्तसर दौर को, क्योंकि वो एलानिया एक मल्टी कल्चरल आज़ाद मजहबी सोसाइटी पर यकीन रखता था। श्रीलंकन हिस्टोरियन पैट्रिक ओलिवल ने 2024 में अशोका पर एक किताब लिखी जिसका टाइटल था अशोका द पोर्ट्रेट ऑफ ए फिलोसोफर किंग। मतलब आज बहुत से स्कॉलर्स उसे एक फलसफी बादशाह के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वो एक मजहबी फिलॉसफी को बतौर शहनशाह प्रैक्टिकल शक्ल तो दे रहा था, सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी में ढाल रहा था। जैसा कि उसने कतबे में लिखवाया कि लोग मुसीबत के वक्त तरह तरह की मजहबी रसूमात अदा करते हैं, लेकिन ऐसी बेतुकी रस्मों का कोई नतीजा नहीं निकलता। इसकी जगह अमली काम करने चाहिए। अशोका ने अपनी आइंदा नस्लों को अदम तशद्दुद पर कायम रहने की नसीहतें भी की। उसने लिखा कि बड़ा फातेह वो नहीं होता जो तलवार से सल्तनतें फतह करता है, बल्कि असल फातेह वो है जो लोगों के दिल जीतता है। अब ये सब तो दोस्तों हुक्मरानी के चाणक्य असूलों के खिलाफ थी, क्योंकि रहमदिल शहनशाह को तो कमज़ोर समझा जाता था तारीख में, इसके दरबारी ही इसे खा जाया करते थे। सो तारीख बताती है कि इस बदले हुए अशोका के लिए दुनिया का रवैया भी बदलने लगा। अब उसे दुनिया का वो चेहरा देखना पड़ा जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। दुनिया के इस नए चेहरे में अशोका के लिए क्या था? आज पूरे पाको हिंद और अफगानिस्तान में जो स्ट्रोपास और अशोका दौर की बुत तहरीरें मिलती हैं, ये कैसे और क्यों लिखवाई गई थीं, ये आज तक क्यों कायम है? इनमें कितना सच है और कितना झूठ है? शेरों का निशान क्या वाकई अशोक का दिया हुआ है? बुद्ध शहनशाह अशोका के बच्चों ने इसकी आखिरी ख्वाहिश क्यों मुस्तरद कर दी थी? ये सब आपको दिखाएंगे वो कौन था कि इस कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से में जरूर देखिएगा। दोस्तों, अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और इसका उस्ताद राधागुप्त चाणक्य का पोता। इन दोनों तारीखी किरदारों की कहानी देखने के लिए आप हमारी एक शानदार डॉक्यूमेंट्री को एक दफ़ा ज़रूर देखें। इसके लिए आपको करना यह है कि इधर टच कीजिए। यहाँ देखिए सिकंदर आज़म की जेहलम के राजा पोरस से जंग क्या थी और क्यों थी और कौन जीता। और ये रही तारीख के अजीम किरदारों की बायोग्राफीज़ पर हमारी प्लेलिस्ट वो कौन था।